दो पतियों की दुल्हन भाग 3। रात का समय। ईशा अपने घर में थोड़ी सी उदास बैठी होती है, जिसे उदास देख उसकी माँ उसके पास आकर बोली, एक हफ्ते बाद तेरी शादी है, फिर तू अपने पति से नया मोबाइल खरीद के मांग लेना, इसमें इतना उदास क्यों होना। ईशा रोनू सा फेस बना, पर मम्मी मैंने उसे अपने पैसे से खरीदी थी, एक एक रुपये जोड़कर, और वो टूट गया। इतना बोल वो बच्चों की तरह रोने लगती है। जिसे ऐसे रोते देख उसकी माँ उसका मूड ठीक करने के हिसाब से बोली, अच्छा रोना छोड़ और जा तैयार होकर आ, देखूं तो मेरी ईशा दुल्हन के जोड़े में कैसी लगती है। अपनी माँ की बात सुन ईशा हाँ मैं अपना सर हिला अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर में दुल्हन की तरह तैयार होकर बाहर आती है। जिसे वैसे देख उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसके पास आ जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, ठीक वैसे ही एक तेज आवाज़ के साथ ही उनके घर का डोर खुलता है और काफ़ी सारे गार्ड एक साथ घर के अंदर घुस जाते हैं। और कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सारे गार्ड ईशा के पास आ उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फ्लैशबैक ओवर। इन सभी बातों को याद कर ईशा की बंद आंखों से ही काफ़ी सारे मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे एक ही पल में उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। ना ही इतना सब होने के बाद जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसे अपनाएगा। ये सब सोचते सोचते ही ईशा भी रोते हुए ही नींद में चली जाती है। रात के करीब 8 बजे ईशा की आंखें खुलती हैं तो वो सीधे ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है उसे कुछ भी कर यहाँ से जाना होगा। उसे अपनी मम्मी पापा की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी और ईशा उन दोनों से मिलना चाहती थी, उनके गले लग रोना चाहती थी और किसी तरह इन दोनों ही डेविल्स भाई से दूर जाना चाहती थी। ईशा अपनी बेजान आंखों से सीलिंग को देखते हुए ये सोच ही रही होती है, उतने में ही उसे अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जो किसी और की नहीं बल्कि एक मेड की थी, जो डोर के पास ही काफ़ी देर से खड़ी ईशा को ही देख रही थी। और उसे लगा ईशा अब खुद से उठने वाली नहीं है तो वो खुद ही बोल पड़ी, मैडम अगर आप जाग गई हो तो प्लीज़ आप नीचे चलिए, दोनों सर आपका नीचे बैठे डाइनिंग एरिया में काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। वह मेड अपना सर झुकाए ही बोली। ईशा जो अपनी सोच में ही गुम थी वह उस लड़की की आवाज़ सुन अपने होश में आती है और उसे गुस्से में घूरते हुए ही बोली, चली जाओ तुम यहाँ से, मुझे नहीं खाना कोई खाना, ना ही नीचे आना है, जाओ तुम यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना ना ही कुछ खाना है। ईशा को इस समय काफ़ी गुस्सा आ रहा था जिस कारण वो उस लड़की पर ही अपना गुस्सा उतारते हुए बोली। लड़की नजरें झुकाए ही, मैडम प्लीज़ आप नीचे चलिए ना, अगर आप नीचे नहीं गई तो आज ही मुझे ये नौकरी मिली है और आपके नीचे ना चलने पर मुझसे ये नौकरी भी छीन ली जाएगी, और ये नौकरी चली गई तो मैं अपने छोटे भाई के स्कूल की फीस नहीं भर पाऊंगी, ना ही अपने घर का राशन खरीद पाऊंगी, प्लीज़ मैडम नीचे चलिए ना। ये बोलते हुए उस लड़की की आवाज़ थोड़ी डरी सहमी होती है, जिसे सुन ईशा को ना चाहते हुए भी बेड से उठना पड़ता है। मगर जैसे ही वो बेड से नीचे कदम रखती है ठीक तभी उसे कुछ याद आता है और वो झट से अपनी आंखें बड़ी किए ही खुद की तरफ देखती है। मगर वो ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, उसके शरीर पर कपड़े थे, वो नग्न नहीं थी, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह खुद से ही बोली, क्या ये कपड़े मुझे उन दोनों भाई ने पहनाए? पर वो दोनों तो मेरे कपड़े उतारना जानते हैं, पहनाना नहीं। इतना बोलते ही ईशा का मुंह बन जाता है और वो उस रूम से बाहर निकल नीचे हॉल में आ जाती है, जहां डाइनिंग एरिया में दोनों भाई बैठे उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। व्यूहान, ईशा को देख, वहाँ खड़ी क्यों हो, यहाँ आओ और हमारे साथ डिनर करो। क्वोट। यूहान बिना भाव के, तुमने सुना नहीं लिटिल वाइफ, यहाँ आओ और यहाँ आकर हमारे साथ डिनर करो। यूहान अपनी बेहद ही खतरनाक आवाज में बोला। उन दोनों की बात सुन ईशा का मन करता है वो कोई भारी सी चीज उठाकर दोनों भाई का सर फोड़ दे, मगर वो वैसा कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर उन दोनों भाई के बीच वाली चेयर पर बैठ जाती है, क्योंकि वहां पर बस 3 चेयर ही थी। दोनों भाई ईशा के लिए प्लेट में खाना सर्व करते हैं और उसे खाने के लिए बोलते हैं, मगर ईशा वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोली, नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे तुम दोनों के घर का खाना नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर जाने दो। ये बोलते हुए ही ईशा गुस्से में ही खाने की प्लेट उठाकर ज़मीन में फेंक देती है। मगर ईशा के ऐसा करते ही वो नहीं जानती थी उसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम खुद ही की है। यूहान बेहद गुस्से में, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम खाने का अपमान करो। व्यूहान अपनी लाल आंखों को लिए, लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। इतना बोलते ही व्यूहान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। ईशा डरते हुए, मुझे नहीं खाना है, मुझे इस घर का एक दाना भी नहीं खाना है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अभी ईशा ने इतना बोली ही थी उतने में ही व्यूहान उसका गला अपने एक हाथ से पकड़ लेता है
और अपनी जलती हुई निगाहों से बेहद खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हें इस घर का दाना ही नहीं पानी भी पीना होगा और हमारे अंश को अपने अंदर पालना भी होगा। इतना बोल वो अपने भाई की तरफ देखता है। ईशा डरते हुए अपनी आंखों को बढ़ाकर अपने गले से यूहान के हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मेरा गला, मुझे सांसें लेते नहीं बन रही है, छोड़ो मेरा गला। ये बोलते हुए ही वो स्ट्रगल करने लगती है। यूहान जमीन में पड़ा खाना उठाकर, हम दोनों भाई तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते लिटिल वाइफ, मगर तुमने इस खाने का अपमान कर काफ़ी बड़ी गलती कर दी और उससे भी बड़ी गलती हमारे सामने अपनी जबान खोल कर की है। हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कोई हमसे ऊंची आवाज़ में बात भी करे, और तुमने ना हम पर हाथ उठाया बल्कि हमारा तमाशा बनाकर रख दिया और अब ऐसे चिल्ला रही हो। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये खाना जिसे तुमने फेंका है ना तुम इसे ही खाओगी। इतना बोल यूहान जमीन में पड़ा खाना उठाकर ही ईशा को खिलाने लगता है, जिसे देख ईशा अपना मुंह नहीं खोलती है तो यूहान अपनी पकड़ ईशा के गले पर टाइट कर देता है, जिससे ईशा सांस लेने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है वैसे ही यूहान उसके मुंह में एक बड़ा सा बाइट ठूस देता है, जिसे ईशा न ही निगल पा रही थी ना ही उगल पा रही थी। जिसे देख यूहान ईशा का गला छोड़ खुद भी उसे बड़े बड़े बाइट बना उसके मुंह में ठूसे जा रहा था, जिस कारण ना चाहते हुए भी ईशा को वो सारा खाना खाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके दोनों ही डेविल्स पति उसे किसी जानवर की तरह खिला रहे थे, जिस कारण उसकी आंखों से काफी सारे मोटे मोटे आंसू बह रहे थे और वो बड़ी ही लाचारी के साथ खाना खा रही थी। जैसे ही सारा खाना खत्म होता है वैसे ही दोनों भाई ईशा के गाल पर अपना एक एक हाथ रख धीरे से बोले, अगर तुम ये खाना अच्छे बच्चों की तरह खाती तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। अभी उन दोनों भाई ने इतना बोले ही थे उतने में ही ईशा उन दोनों में से ही किसी एक के ऊपर उल्टी कर देती है, जिसे देख उन दोनों भाई की आंखें हैरानी से फैल जाती है। जैसे ही ईशा उन दोनों में से एक भाई के ऊपर उल्टी कर देती है वैसे ही उन दोनों ही भाई की आंखें हैरानी और गुस्से से फैल जाती हैं। तो यूहान जिसके ऊपर ईशा ने काफ़ी सारी उल्टी कर दी थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल होने के साथ ही उसके हाथों की मुट्ठियां भींच जाती है और वो 2 कदम दूर हट जाता है। तो यूहान जैसे ही ईशा के पास आ उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, ठीक वैसे ही ईशा अपने पेट पर अपना दोनों हाथ रख यूहान के ऊपर भी उल्टी कर देती है, जिससे उसकी सारी शर्ट भी अपने भाई के कपड़ों की तरह ही भर जाती है, जिसे देख यूहान को काफी ज्यादा घिन आने लगती है और वो वैसे ही गुस्से में ईशा की तरफ देख चिल्लाते हुए बोला, ईशा ये क्या हरकत है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम पर वोमिट करने की? उद्धरण चिन्ह। यूहान ने अभी इतना बोला ही था उतने में ही ईशा की आंखें काफी ज्यादा आंसुओं से भर जाती है और वो रोते हुए ही वहां से भागते हुए ऊपर कमरे की तरफ जाने लगती है, जिसे ऐसे ऊपर कमरे की तरफ जाते देख यूहान और यूहान दोनों को अब ईशा के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो दोनों भी उसी गुस्से से तिल मिलाए ऊपर ईशा के तरफ भागने लगते हैं। मगर ईशा वो तो काफी तेजी से भागते हुए कमरे में आ जाती है और अंदर से ही कमरे के डोर को लोककर बाथरूम में चली जाती है। बाहर जैसे ही दोनों भाई डोर के पास आ डोर खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही डोर खुलता नहीं है क्योंकि वो लोग था, जिसे देख यूहान गुस्से में चिल्लाया, ईशा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो ईशा वरना बाद में तुम्हें अफसोस होगा। यूहान गुस्से में डोर पिटते हुए, ईशा मैंने कहा डोर खोलो वरना बाद में पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों भाई बस जोर से चिल्लाते रहते हैं मगर डोर नहीं खुलता है, जिसे देख उन दोनों की ही आंखें काफी ज्यादा लाल हो जाती है। बाथरूम में ईशा शावर के गर्म पानी के नीचे खड़ी अपने होठों पर अपने दोनों हाथों को रख जोर से हंस रही होती है और हंसते हुए ही अपना मुंह बनाकर बोली, बड़े आए मुझे जमीन पर पड़ा खाना खिलाने वाले, उन दोनों को क्या लगा वो दोनों मुझे जबरदस्ती जमीन में पड़ा खाना खिलाएंगे तो मैं उनका वो खाना खा लूंगी। अच्छा मजा चखाए, मैंने उन दोनों को उनका खिलाया खाना उन्हीं पर डाल दिया। बेचारे उन दोनों का तो मुंह देखने लायक था। ये बोलते हुए ही ईशा जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए ही शावर बंद कर वहीं पर रखा एक बड़ा सा बाथरोब पहनकर बाहर निकलती हैं और ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी होकर गुनगुनाते हुए ही अपने बालों को हेयर ड्राई की मदद से सुखाने लगती है। जब ईशा अपने बालों को सुखा रही होती है तभी उसकी नज़र अपने गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में लगे सिंदूर के कलर पर पड़ती है। जहां सिंदूर तो धुल चुका था मगर उसका कलर उसकी मांग में झप चुका था, जिसे देख एक पल के लिए तो ईशा की आंखें नम सी होने लगती हैं, मगर वो कुछ सोचते हुए खुद से ही बोली, बहुत शौक है ना तुम दोनों डेविल भाई को अपनी ही बीबी एक दूसरे से साथ शेयर करने का, तो ठीक है, मेरा भी नाम ईशा है ईशा और मैं जो चाहती हूँ वो करके रहती हूँ।
अब देखना कैसे मैं तुम दोनों भाइयों में फुट डालती हूँ और तुम दोनों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना देती हूँ। अगर मैंने 2 दिन के अंदर ही ऐसा नहीं किया ना तो मैं खुद को तुम दोनों की बीवी मान लूंगी और इस शादी को अपनी किस्मत। इतना बोल ईशा इतराते हुए ही बेड पर जा बड़े ही आराम से ब्लैंकेट में खुद को सर से लेकर पैर तक ढक लेती है और किसी छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह ही सिकुड़ कर सो जाती है। मगर अभी ईशा को सोए ठीक से 1 घंटा भी नहीं हुआ था। ठीक उतने में ही बेड पर सो रही ईशा के ऊपर से ब्लैंकेट एक झटके के साथ ही उसके ऊपर से हट जाता है। जिसे ये स्टोरी पसंद आए वही यहाँ पढ़ने आए और जिसने 6 भागों की रेटिंग गिराया है उसकी कंप्लेंट मैं कर सकती हूँ, मगर मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं उस फालतू के इंसान के लिए अपना समय बर्बाद करूँ।